Today we will discuss structure and function of mitochondria. कमोबेश एक सेंचुरी से हमें ये मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर मौजूद होते हैं और इनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि आप इसे लाइट माइक्रोस्कोप के साथ भी देख सकते हैं। सेल की टाइप पर डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होगा। जिस तरह का सेल है और उसकी एक्टिविटी है उस पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि इसके जो शेप है वो बीन लाइक होती है और इसका साइज़ 1 to 4 माइक्रोन भी हो सकता है और इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया बीन शेप में मौजूद ना हो और ये बहुत ही ब्रांच्ड हो और इंटरकनेक्टेड हो और ट्यूबुलर नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि डिफरेंट किस्म की सेल टाइप्स में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डिफ़र करता है एक दूसरे से। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और कैपेसिटी होती है कि ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर सकते हैं और ये स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट करके माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 बन जाते हैं जो कि फिशन कहलाता है और अगर ये फ्यूज़ कर जाएं तो फिर ये 2 माइटोकॉन्ड्रिया आपस में मिलके एक माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं। ये जो फिशन और फ्यूजन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके दरमियान एक बैलेंस होता है और बेसिकली ये मेजर डिटर्मिनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर का, उनकी लेंथ का और उसके दरमियान पाए जाने वाले इंटरकनेक्शन की डिग्री का। जब फ्यूजन ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है फिशन के निस्बत, चूँकि ये दोनों चीज़ें बैलेंस में चल रही हैं, अगर फ्यूजन ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया एलोंगेटेड होंगे और आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे और अगर फिशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्यूजन की निस्बत ज़्यादा होगी तो बहुत से न्यूमरस और वाज़े किस्म के माइटोकॉन्ड्रिया आपको सेल में बने हुए नज़र आएंगे। अगर इस फ्यूजन की मशीनरी को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं, जो ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं कि जो फ्यूजन की मशीनरी को कंट्रोल करती हैं, उन जीन्स के अंदर भी म्यूटेशन आ सकती होती है और अगर इन इम्पॉर्टेंट जीन्स में जो फिशन की मशीनरी को कंट्रोल कर रहे हैं इसमें कोई म्यूटेशन आ जाए तो डिफरेंट किस्म की न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती हैं और इवन कि ये डिज़ीज़ इनहेरिटेड भी होती है। बहुत सारे केसेस में ये डिफरेंट किस्म की न्यूरोपैथीज़ हैं जो कि एक से अगली जनरेशन में जा सकती हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ जेनेटिक न्यूरोपैथीज़ हैं ये कि इसमें किस तरह की डिफॉर्मिटी स्ट्रक्चरल फीचर्स में आ सकती है। तकरीबन एक एवरेज मैमेलियन लीवर सेल की अगर हम बात करें तो उसमें 15 से 20% उसका वॉल्यूम का हिस्सा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे होते हैं और इसमें डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, इवन के थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद हैं और उनका काम क्या है कि वो जनरेशन करती हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की और इस सारे फंक्शन के लिए जो एटीपी की सिंथेसिस है और बाकी के माइटोकॉन्ड्रिया के सारे फंक्शंस हैं, तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये डिफरेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ जुड़े होते हैं जिनमें फैटी एसिड मौजूद होता है और वहाँ से ये रॉ मटेरियल डिराइव कर रहे होते हैं जो कि अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज होता है और उस रॉ मटेरियल की ऑक्सीडेशन से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो जनरेट हो रहा होता है। दैट्स व्हाई व्हाट वी कॉल द माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल इज़ कि ये एक पावर हाउस है सेल का। स्पर्म सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिड पीस के करीब मौजूद होता है और बिल्कुल जो स्पर्म का न्यूक्लियस है उसके फ़ौरन बाद मिड पीस का एरिया होता है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि स्पर्म जो हैं उन्हें मूव करना होता है
फॉर फर्टिलाइजेशन। और स्पर्म्स की मूवमेंट के लिए डेफिनेटली जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो इन माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाले एटीपी से आएगी, जिससे स्पर्म मूव करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत से प्लांट सेल्स के अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है, जिसका काम फोटोसिंथेसिस नहीं है, उस एरिया में ये एटीपी को सप्लाई करते हैं मेनली। इसी तरह से जो लीफ के सेल्स हैं, वहाँ फोटोसिंथेटिक मशीनरी मौजूद होती है, और वहाँ पे एटीपी की ज़रूरत होती है जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फोटोसिंथेसिस डे टाइमिंग में हो रही है या इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है। और जब डार्क पीरियड होगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी। तो जो ऐसा फोटोसिंथेटिक सेल है लीफ का, जहाँ पे कि अंधेरा होने की वजह से डार्कनेस के टाइम पे वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एटीपी जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत से डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो कि बन रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, हीम ग्रुप है, इसी तरह से जो कैल्शियम आइंस हैं उनका अपटेक भी और उनका रिलीज़ भी वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। ये सब चीज़ें एक्चुअली सेल डेथ के प्रोसेस को भी रेगुलेट करती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एज अ होल जो फंक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम बिल्कुल तफसील के साथ देखेंगे। ये एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म की मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स और मैट्रिक्स मौजूद है। जहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स का ताल्लुक़ है, तो इसमें दो मेन मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल और एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो सबसे बाहर मौजूद होगी और माइटोकॉन्ड्रिया को सराउंड कर रही होगी। जो इनर मेम्ब्रेन है, इसको हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन बनाती है, इसका एक हिस्सा इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन कहलाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन के फ़ौरन बाद मौजूद होता है। और ये जो डबल मेम्ब्रेन की वजह से एक एनवेलप बनता है, उसका आउटर पार्ट बनाता है। इस इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन के अंदर वो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स की इंपोर्ट के साथ रिलेटेड हैं। इसके अलावा जो दूसरा डोमेन है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, वो ऑर्गेनल की इंटीरियर साइड पे मौजूद है, और इसकी डिफरेंट फोल्डिंग्स या इन्वेजिनेशंस हुई हुई होती हैं इसमें। ये जो इन्वेजिनेटेड मेम्ब्रेनस शीट होती है, जो इन्वेजिनेशन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के अंदर एक्चुअली रीज़न क्या होती है इसकी फोल्डिंग्स की या इन्वेजिनेशंस की, कि इसकी वजह से मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रादर देन कि आपकी मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो और वो कहीं इन्वेजिनेटेड ना हो, तो फ्लैट हो, तो उसका सरफेस एरिया उतना नहीं होगा। जबकि अगर वो इन्वेजिनेटेड होगी तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बात कि इसके अंदर वो मशीनरी मौजूद होती है जो एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ रिलेटेड है, और इसी की वजह से एटीपी की फॉर्मेशन होती है। सो ये सारी की सारी मशीनरी जो है ये क्रिस्टी के अंदर मौजूद होती है। इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन और इंटरनल क्रिस्टल मेम्ब्रेन जो हैं ये आपस में डिफरेंट जगहों पे जुड़ी हुई होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, और इनके आपस में जुड़ने से एक नैरो सा कनेक्शन बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे हम क्रिस्टी जंक्शन कहते हैं। इस जंक्शन के थ्रू एक्चुअली आपकी जो इंटरनल क्रिस्टल मेम्ब्रेन है उसका ताल्लुक इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से है।
यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया के टोटल स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे बाहर जो मौजूद है वो आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन मौजूद है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान जो स्पेस है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और यहाँ आप देखिए कि जो इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टी बना रही है, जो कि इन्वेजिनेटेड है। और ये जो क्रिस्टी हैं इनकी मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टल मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये क्रिस्टी डिफरेंट जगहों पे, जैसे हमने ऑलरेडी इसको स्टडी किया, कि ये जंक्शंस बनाते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी जंक्शन कहते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के साथ डिफरेंट किस्म के अटैच होते हैं और मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो डीएनए है वो भी होता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो इनकी बहुत ही डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें तकरीबन बाय वेट 50% लिपिड होता है। और इसके अलावा बहुत सी टाइप के एंजाइम्स होते हैं एक मिक्सचर के फॉर्म में। और इन एंजाइम्स और डिफरेंट लिपिड्स की प्रेजेंस की वजह से जो एक्टिविटीज़ हैं जो एक्टिविटीज़ आउटर मेम्ब्रेन परफॉर्म कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसमें ऑक्सीडेशन भी एपिनेफ्रिन की शामिल है, उसमें ट्रिप्टोफैन की डिग्रेडेशन भी शामिल है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के फैटी एसिड्स हैं जो कि एलोंगेट होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लिपिड्स एंड एंजाइम्स इन आउटर मेम्ब्रेन। जहाँ तक इनर मेम्ब्रेन का ताल्लुक़ है तो इसमें मोर देन 100 डिफरेंट तरह के पॉलीपेप्टाइड्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन टू लिपिड रेशो है वो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। तकरीबन बाय वेट ये रेशो 3:1 का रेशो है। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल की प्रेजेंस यहाँ पे है तकरीबन हर 15 फॉस्फोलिपिड्स के लिए। वर्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता और यहाँ एक और अनयूजुअल किस्म का फॉस्फोलिपिड है जिसे हम कार्डियोलिपिन कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिच अमाउंट में यहाँ पे मौजूद होता है। बेसिकली कार्डियोलिपिन की जो प्रेजेंस है ये इंडिकेट करती है ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक फीचर है बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है बेसिकली ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इवॉल्व हुई है। तो उसकी जो एक और इंडिकेशन हमारे पास ये आती है कि कार्डियोलिपिन जो हैं वो मौजूद होते हैं। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक हैं ये बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। Even then they have this characteristic feature which is related to the bacterial plasma membrane rather than that of the eukaryotic membranes. इससे हमें ये पता चलता है कि जो एवोल्यूशन है उसमें एक और इंडिकेशन हमारे पास आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली इवॉल्व हुई है बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। जैसे हमने पिछली डायग्राम में देखा था कि उसमें राइबोसोम्स मौजूद हैं। जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होंगे, इनका जो साइज़ है वो वैसा नहीं होगा जो कि बाकी के साइटोसोल में मौजूद हैं। अब सेल का जो साइटोसोल है उसमें जो राइबोसोम्स हैं जाहिर है वो यूकैरियोटिक नेचर के हैं एंड दे विल हैव अ रादर बिगर साइज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। अब जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हैं, एज द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पार्ट ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, तो इसका साइज़ वैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होंगे ये काफ़ी छोटे साइज़ में होंगे उन राइबोसोम्स की निस्बत जो कि सेल के साइटोसोल में मौजूद हैं। ये भी एक जो एवोल्यूशन है माइटोकॉन्ड्रिया की उसको इंडिकेट करता है।
इसके अलावा इसी मैट्रिक्स के अंदर डीएनए के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक्चुअली ये अपना जेनेटिक मटेरियल रखता है, और जो इसके अंदर डीएनए मौजूद होते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहलाते हैं। वो बेसिकली ये नहीं है कि वो फंक्शनल नहीं है, वो एक पूरी मशीनरी है जिससे आरएनए बनता है। और जो जैसे हमारे आम सेल के अंदर एक सेंट्रल डॉगमा है मोलेकुलर बायोलॉजी का कि आपका जो डीएनए है वो आरएनए के मॉलिक्यूल को बनाएगा, और आरएनए जो है वहाँ से फिर ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनेंगी। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है इन फॉर्म ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स, it is able to manufacture its own RNA molecule, and ultimately these RNAs will be translated to the proteins। ठीक है, तो जो नॉन क्रोमोसोमल डीएनए है, जो आपका क्रोमोसोमल डीएनए है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और जो नॉन क्रोमोसोमल डीएनए है वो इस फॉर्म में हम बात कर रहे हैं यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की, ये नॉन क्रोमोसोमल है, और ये कुछ पॉलीपेप्टाइड्स प्रोड्यूस करता है जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीपेप्टाइड्स कह रहे हैं। अब ये पॉलीपेप्टाइड्स कैसे बन रहे हैं? ये डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनए बन रहा है, और आरएनए से अल्टीमेटली प्रोटीन बन रही है। और ह्यूमन के केस में तकरीबन जो पॉलीपेप्टाइड्स की तादाद है माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीपेप्टाइड्स की वो 13 है। और ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये उसके अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ही डिफरेंट ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं जो कि आपके क्रोमोसोमल डीएनए से एनकोडेड होते हैं। मतलब जो आपके ऐसे जीन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए पे मौजूद जीन्स हैं, वो एनकोड करके डिफरेंट किस्म की पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। वो पॉलीपेप्टाइड्स भी ना माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मौजूद होंगी, प्लस वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीपेप्टाइड होगा वो भी मौजूद होगा। जो माइटोकॉन्ड्रियल पॉलीपेप्टाइड है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक मटेरियल से बना है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से अल्टीमेटली प्रोटीन, और ह्यूमन के केस में ये तकरीबन 13 हैं। जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो 2 डिफरेंट किस्म के राइबोसोमल आरएनएस भी प्रोड्यूस करता है। उसमें डीएनए से आरएनए बनने के जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर है उसमें ये 2 राइबोसोमल आरएनएस इनकोड करता है, और तकरीबन 22 टाइप के डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनएस हैं जो कि ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये एक अगर देखा जाए तो हमें एवोल्यूशन की तरफ इंडिकेशन दे रहा है और हमें एंशिएंट हिस्ट्री बता रहा है। क्या महसूस होता है कि जैसे आपको मालूम है कि सिंगल एरोबिक बैक्टीरिया जो था वो अपना किसी और सेल के साथ फ्यूज़ कर गया था, और अल्टीमेटली जो प्रिमिटिव सेल्स थे उन्होंने एंसेस्टर्स बना दिए थे यूकैरियोटिक सेल्स के। लाइक जब हम एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं तो वी नो दैट यूकैरियोटिक सेल्स जो थे वो कदरे मॉडर्न सेल्स हैं और वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं अगर हम एवोल्यूशन को स्टडी करें। तो इसमें हमें मालूम है कि जो सिंगल एरोबिक बैक्टीरियम थे ये बेसिकली साइटोप्लाज्म का हिस्सा बना लिए गए थे प्रिमिटिव सेल्स में, ये उनके अंदर इनटेक हो गया था इनका, और वहाँ से अल्टीमेटली फिर जो यूकैरियोटिक सेल है उसका एंसेस्टर बना। और अल्टीमेटली ये रीज़न है प्रॉब्ली जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वो स्मॉलर राइबोसोम्स रखता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ रेस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, और इसी तरह से इसकी अपनी जो मशीनरी है जेनेटिक मटेरियल की वो नॉन फंक्शनल नहीं है, वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखती है।
और इसके मेम्ब्रेन के अंदर जो मौजूद डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स हैं वो भी ये इंडिकेट करते हैं कि जो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़्यादा करीब हैं रादर देन दैट ऑफ द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स। आरएनए जो डीएनए से बन रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर, उसमें एक एंजाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है बेसिकली ये डीएनए से आरएनए बनाने में अहम रोल प्ले कर रहा होता है। अब ये पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक सेल का जो है ये थोड़ा फ़र्क है और यूकैरियोटिक सेल का फ़र्क है, इसके सब यूनिट्स डिफरेंट हैं। तो जो इंटरेस्टिंगली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद आरएनए है, जो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए को मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, वो ना तो प्रोकैरियोटिक सेल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और ना ही वो यूकैरियोटिक सेल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इंटरेस्टिंगली जो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज है ये सिंगल सब यूनिट एंजाइम है और बहुत सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें ये बैक्टीरियल वायरसेस जो हैं उनसे ज़्यादा सिमिलर है। और ख़्याल ये किया जाता है कि जो बैक्टीरिया के अंदर रिज़ाइड करने वाले वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियल वायरसेस हैं जिन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस भी कहते हैं, वो बेसिकली एंसेस्टर हैं इन रिलेशन टू द माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये ख्याल किया जाता है कि जो एवोल्यूशन है इसमें जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उनका आरएनए पॉलीमरेज इवॉल्व होकर अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज बना है। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। अगर हम ये देखना चाहें कि जो ह्यूमन माइग्रेशन है वो किस तरह हुई है, ह्यूमन एवोल्यूशन किस तरह हुई है, तो उसको स्टडी करने के लिए जो एवोल्यूशनरी स्टडीज़ हैं उनसे रिलेटेड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमें बहुत खूबसूरत इन्फॉर्मेशन देता है। उसकी रीज़न क्या है, यू नो वेरी वेल कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो एग के अंदर मौजूद होते हैं, स्पर्म की साइड से माइटोकॉन्ड्रिया साथ में नहीं आते। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए whatever you are containing in your cell that is from your mother side, never ever from the father side. So इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है अगर हम उसको स्टडी करें तो हमें बिल्कुल प्योर जो एंसेस्टर्स तक प्योर लाइन है वहाँ हम पहुँच सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं वो क्या करते हैं कि वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेते हैं, उसको आइसोलेट कर लेते हैं सेल से हम डिफरेंट किस्म का डीएनए आइसोलेट कर सकते होते हैं, सेल का अपना डीएनए आइसोलेट हो सकता है। इसी तरह से हम माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को उससे अलग कर लेंगे बाकी के डीएनए से, और अल्टीमेटली जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है हम उसको सीक्वेंस कर लेंगे, तो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का सीक्वेंस है वो आ जाएगा। अब ऐसी कंपनीज़ हैं जो क्या करती हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेके उसका सीक्वेंस करके उस सीक्वेंस को सेव कर लेते हैं और फिर उसको अलाइन कर दिया जाता है उन तमाम सीक्वेंसेस के साथ जो कि इस वक्त मौजूद हैं। आपको पता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में टोटल ह्यूमन जो डीएनए है वो सीक्वेंस कर लिया गया है। सो अगर कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि जी मैं अपने देखना चाहता हूँ कि मेरी जियोग्राफिक रूट कहाँ है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम किस रेस से बिलोंग करते हैं, वी आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट आर हिस्ट्री कि हम कहाँ से माइग्रेट हुए होंगे, हमारे एंसेस्टर्स किस एरिया के थे, क्या हम माइग्रेटरी हैं, क्या हम यहीं पे मौजूद थे, फॉर एग्जांपल क्या हम सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थे अगर हम अपनी बात करते हैं। तो या ये है कि मे बी कोई बंदा कंसर्न होता है कि क्या वो अरब्स के साथ यहाँ माइग्रेट होके आए हैं या वो इस एरिया के नेटिव थे। तो अपनी जियोग्राफिक रूट मालूम करने में और अपनी एथनिसिटी मालूम करने के लिए कि हम किस लाइन के डिसेंडेंट हैं, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो बेसिकली किस एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, हमारी एंसेस्ट्री क्या थी, कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर वो ये सब मालूम करना चाहें
आपने बड़ी इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ भी कभी कभार सुनी होगी, अगर आप सर्च करते रहते हैं कि कुछ लोग अपना इस तरह से जाके डीएनए का सीक्वेंस करा के यूरोप में भी, ज़ाहिर है कि यूरोप में ही लोग इसको ज़्यादातर अफोर्ड कर रहे होते हैं, बाकी के एरियाज़ में तो कुछ कम ही है, ऐसा सब कॉन्टिनेंट में तो इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग अपनी जो एंसेस्ट्री है उसके साथ ज़्यादा और अपनी एथनिसिटी को मालूम करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और फिर आपको इससे ये पता चल सकता है कि आपके जो एंसेस्टर्स थे वो किस एरिया से आए हुए थे, या वो कौन सी रेस थी जिससे आप बेसिकली बिलोंग करते हैं, जिसके आप डिसेंडेंट्स हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, और इसमें हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ह्यूमन किस एरिया से माइग्रेट किए और कहाँ आके फिर उन्होंने जो है पड़ाव किया और वहाँ पे वो रहना शुरू हुए। तो एवोल्यूशन की स्टडी और ह्यूमन माइग्रेशन की स्टडी, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के काबिल है। थैंक यू।